हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे का वीडियोस तो आप सभी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में पड़े वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि है आज चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो लिखित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इस चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी अभी दे देते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये जो चैप्टर है वो कौन सी विद्या है? गद्य खंड की निबंध है। और निबंध में भी कौन सी विद्या है भैया? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, तो आप सभी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आगे भी हम इस वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चंस को। चलिए आप देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या कि लिखा हुआ है क्या कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवंत का प्रतीक है? किसके जीवंत का प्रतीक है? पहला है मनुष्यता का, सभ्यता का, पार्श्वी वृत्ति का, सौंदर्य का। राइट ऑप्शन यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए लेकर आते हैं, क्या हो गया? पार्श्वी वृत्ति के लिए है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पार्श्वी प्रवृत्ति के। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया आपके यही इस चैप्टर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था उनका भैया जन्म? तो उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सभी देख पाइएगा क्या लिखा हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध है, और इसमें आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं दिखाई दे रहा है। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर देख पा रहिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? वो कब हुआ था? तो वो बाद में उस वक्त पूछा है, ये पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो भैया हम आपको राइट ऑप्शन बताना चाहेंगे कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो चलिए लिखा हुआ है क्या कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? भैया जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ जन्म लिए थे, इस सब के बारे में जरूर जानकारी लीजिएगा। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में होती। चलिए आगे की ओर अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो हम बताए थे कि निबंध में भी कौन सा निबंध है भैया? ये है आपका ललित निबंध। तो ये चीज किससे मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना ललित निबंध। तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो वही बोल रहे थे कि गद्य खंड की कौन सी विद्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं भैया? तो ललित निबंध आप सभी देख पा रहिएगा क्या। वैचारिक निबंध उसको कहते हैं जिस निबंध में विचार किया जाता है, आदमी के विचारों को रखा जाता है। शोध परक निबंध उसको कहते हैं, उसमें मतलब तरह तरह की क्या किया जाता है, शोध किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति से अगर हम ये बात पूछेंगे तो वो कैसा होगा। आलोचनात्मक निबंध किसको कहते हैं? तो ये नलिन विलोचन शर्मा साहब जो थे करते थे। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि अन्नाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? पहला कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिखने वाला है क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपन्यास। अन्नाम दास का पोथा उपन्यास है। ठीक है चलिए साहित्य की कौन सी विद्या है? उपन्यास है। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोल रहा है कि द्विवेदी जी, हाँ वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शॉर्टकट नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि द्विवेदी जी को, जी बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे आप लोग के चलते विरेज कर देते हैं कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? जी बिल्कुल आलोक पर्व भी उन्हीं के द्वारा रचित है। इस पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? पहला प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें 10वें नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप सभी देख पड़ेगा कि बोला है कि कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है भैया? तो कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का ही क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगा। तो इसमें तो बता दोगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसके लेखक हैं, इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ही है। लेकिन जब हम मिसलिनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे उस वक्त कैसे बता पाओगे, हम देखते हैं। इसलिए याद कर लेना कि कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें
तो आप सभी देख पा रहे हो क्या बोल रहा है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। जी बिल्कुल, तो मनुष्य जो थे उनको नाखून की जरूरत कब थी? पहला जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? जंगली जीवन में हो जाएगा। जी बिल्कुल, जंगली जीवन में इसलिए जरूरत थी क्योंकि उस वक्त जब मनुष्य जंगलों में रहा करते थे तो उन पर हमेशा क्या होता था? खतरा बना रहता था। तो वो अपनी रक्षा किससे करते थे? वो अपनी रक्षा नाखूनों से ही करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको उस वक्त की जरूरत थी नाखूनों की। चलिए आगे की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है असुरों के पास नहीं थे क्या? विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। लोहे के अस्त्र, यहाँ पर शस्त्र होना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? लोहे के अस्त्र। इस चैप्टर में दिया हुआ इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है नखदर मनुष्य किन पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो नखदर मनुष्य किन पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है भैया? तो वो एटम बम पर क्या करके, मनुष्य भरोसा करके क्या करता है? आगे की ओर चल पड़ा है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहा है तो बोल रहा है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो कैसे जीव होते हैं यहाँ पे? अल्पज्ञ पिता कैसे जीव होते हैं भैया? अल्पज्ञ किसको कहते हैं? आप सबको मालूम होगा। ठीक है, तो वो होते हैं दायनीय। देखते हुएगा क्या कि अगर आपके पिता अगर शिक्षित हैं, हम किसी का यहाँ पे मजाक तो उड़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि अगर इस वीडियो को देखते हुए अगर किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगता हो तो हम उनके लिए दिल से अपना खेद प्रकट करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत कि अगर किसी को भी बुरा लगे तो कृपया हमें माफ़ करें। ठीक है, और हम यहाँ पे जो बातें बोलते हैं वो आपके मोटिवेशन के लिए होती है। चलिए ठीक है, तो वही बोल रहे हैं अभी क्या कि अगर किसी के पिताजी अगर यहाँ मान लेते हैं कि नहीं पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दयनीय होते हैं। देखते हुएगा क्या, और किसी के पिता जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सभी बातों को समझते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा, आप अगर कुछ बोलने जाइएगा तो वो आप ही को 2-4 को सुना देते हैं। मतलब आपको ये बातों को समझते भी है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं गलत होते तो आपको बोल भी देते हैं। लेकिन आप गलत हो चाहे सही हो, अगर आपके पिताजी पढ़े नहीं हैं तो फिर आपको सही ही समझेंगे। तो इसलिए कृपया उनके साथ विश्वासघात ना करें। चलिए आगे और क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची कौन था भैया? तो ये था क्या? ये एक महर्षि थे। ठीक है, इनकी हड्डी से इंद्र का वज्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था? इंद्र भगवान जो है उनके वज्र बना हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? जी बिल्कुल, कामसूत्र किसकी रचना है? पहला है वात्स्ययन, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मुले, भीमराव अंबेडकर। तो आप सभी जानते हैं क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो नाखून क्यों पढ़ते हैं लिखे हुए हैं, लेकिन कामसूत्र अब इसमें कितना भी होगा क्या कि भाई इसी चैप्टर में आया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ही होंगे। लेकिन भैया आप लोग आंख खोला कर लीजिए, यहाँ पर कम से कम आंसरवा तो देख लीजिए। आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है वात्स्ययन होगा। क्या होगा? वात्स्ययन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? जी बिल्कुल, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहला, अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। तो भैया वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पहले के लोग जो थे, आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले लोग नाखून बढ़ाते थे अपनी रक्षा के लिए, जंगली जानवरों से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते तो बोल रहा है क्या कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? अंग्रेजी भाषा के जो पत्र थे, ठीक है, जो लेटर था इंडिपेंडेंस, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी भैया आपको 15 अगस्त के ही दिन की गई थी। चलिए अब इतना नहीं कंटेस्ट मालूम है कि कब की गई थी, लेकिन 15 अगस्त तारीख थी वो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो भाई अपने अधीन रहना, किसी के अधीन रहोगे तो भाई क्या हो जाओगे? अपने अधीन रहोगे तो इसको बोलते हैं स्वाधीनता। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्वाधीनता नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या? अपने ही अधीन रहना को बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंडिपेंडेंस बोलते हो तो ये भी आप गलत है, स्वाधीनता बोलते हो ये भी गलत है, डिपेंडेंट बोलते हो तो ये किसी दूसरे पर आश्रित रहने को बोलते हैं, दूसरे के अधीन रहने को बोलते हैं डिपेंड। लेकिन आपका अगर खुद पर है, खुद पर अगर अधीन हो, अपने आप पर ही अधीन हो तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि देवी देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि की हड्डियों से बना हुआ है? तो वही अभी बताए थे, दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कल्पलता, जी बिल्कुल, कल्पलता किसकी रचना है? किसकी रचना है कल्पलता भैया? तो वो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की। किनकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की है। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे? मतलब कितने वर्ष पहले के जो भारतवासी थे वो नाखूनों को क्या करते थे? जम के संवारते थे, मतलब कि अपनी नाखूनों का एकदम ख्याल रखते थे। ठीक है, तो आज से 2000 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन की 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया जी? 22 नंबर के बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? कौन लोग देते हैं भैया? तो वो कौन लोग देते हैं यहाँ पर देखिए, कौन लोग देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप सभी देख रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग का संत, फिर है विद्वान, फिर नेता, फिर अभिनेता। तो यहाँ पर जो आपको ज्ञान देगा क्या कि भैया भौतिक संसाधनों की वृद्धि की सलाह कौन देता है? तो वो देते हैं नेता लोग, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ भाई देख रहे हो 29 वहां पे लिखा गया था, 22 के बाद 23 होना चाहिए था। हाँ वो नंबर मिस्टेक होता है, चलिए इतना तो इतना होता रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहिएगा आप लोग क्या कि लिखा हुआ है कि देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयोग मतलब क्या बताया भैया? उपयुक्त बताया है। तो वो उन्होंने बताया है स्वाधीनता को। किसको बताया है? स्वाधीनता को देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में उपयुक्त शब्द बताया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख पाइएगा लिखा होगा क्या कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? ठीक है, पहला मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। सॉरी पशु नहीं, पशु। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्राकृतिक। चलिए वीडियो को फास्ट करते हैं, आगे कर बढ़ते हैं क्या। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बड़े का जिक्र किया? बड़े यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। तो महात्मा गांधी का जिक्र किया था नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जिक्र किया था, आप लोग पढ़िएगा वहां पर का निबंध तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए बोल रहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या? कि यहाँ पे की होना चाहिए था, मनुष्य की मनुष्यता है क्या? पहला सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना। राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि गौतम ने कहा था क्या, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है? सभी के दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है? पहला पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या कि कौन सा रूप झलक रहा है भैया यहाँ पे? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है? मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? जी बिल्कुल, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, जो निबंध यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे क्या कि वो नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है भैया? तो वो जो जगाता है कैसा भाव जगाता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सांस्कृतिक आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देवत्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होगा क्या, आप भी देख पा रहे होगा, हम भी देख पा रहे हैं, सांस्कृतिक आत्मगौरव होगा यहाँ पे। क्या होगा राइट ऑप्शन? सांस्कृतिक आत्मगौरव। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख पा रहे होगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? तो वो है आपके कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जो है हिंदी के साहित्य के क्या है? आदिकाल के रचनाकार। उन आदिकाल के जो रचनाकार है उनको माना जाता है, किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि द्विवेदी जी ने मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी भैया उन्होंने नाखून को कहा है। किसे? अब इसमें कितना चोर डाकू बदमाश मत लगा देना। निर्लज अपराधी जो उन्होंने कहा है वो किसे कहा है? नाखून को कहा है कि भाई इसको कितनों भी काट दो ये क्या हो जाता है? बढ़िया जाता है, निर्लज है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख पड़ेगा कि महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। राइट ऑप्शन आप सभी को मालूम है कि महाभारत क्या है? एक पुराण है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते तो बोल रहा है क्या कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो भैया यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गौड़ देश के लोग। कौन से देश के लोग? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं भैया? तो वो हो जाएगा आपका गौड़ देश के लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? पहला चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो भैया आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जो हिरोशिमा है वो जापान में अवस्थित है। और हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कैसे कि भैया हिरोशिमा पर बमबारी भी किया था अमेरिका कई बार। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है। तो बड़े बड़े नखों को पसंद कौन करते थे भैया, वो गौड़ देश के लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहिएगा क्या कि कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है, तो ये हो गया दाक्षिणात्य। क्या है, दाक्षिणात्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है कभी भी। शेर तो मनुष्य का आदर्श कभी भी बन सकती है कि भाई शेर की तरह रहिए, सुनते होइएगा क्या कि भाई शेर है, शेर है। भालू के जीरा मतलब मोटा ताजा हो गया, हाथी भी मोटा ताजा हो गया, लेकिन क्या करती है भैया कि थोड़ा सा शरीर से बाहर पर ये मतलब कौन नहीं बन सकती आदर्श मनुष्य का। कभी किसी को सुने हुए क्या कि मनुष्य का आदर्श कभी बंदरिया बनी है, कभी सुने हैं किसी इस सब के बारे में। शेर, भालू, हाथी सब के बारे में तो कभी कभी सुन भी लेते हैं इन लोगों के बारे में, बंदरिया के बारे में कभी बारे सुने हैं क्या भैया। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। मतलब देवताओं का राजा जो वर्ड है, इनसे, इस शब्द से किन्हें संबोधित किया जाता है। महादेव को, विष्णु जी को, इंद्र को और ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, इंद्र को क्या देवताओं का राजा माना जाता है। लेकिन सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हम मानते हैं तो वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, हम क्या सब पूरी दुनिया मानती है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इंद्र भगवान, ये भी माना जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें। बोल रहा है नख किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो नख है आपके वो किसके प्रतीक है भैया, वो मानवता के प्रतीक कभी भी नहीं हो सकती, वो पशुता का प्रयोग होता है। जितना बड़ा नख रखोगे, नख मतलब नाखून होता है जी, बिल्कुल इसका मतलब जो होता है, नख मतलब क्या होता है, नाखून होता है। अगर जितना बड़ा नाखून रखोगे तुम उतने बड़े जानवर दिखोगे नहीं मतलब लगोगे, अंदर से वैसा ही फीलिंग आएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे एक स्टॉपिस से छूट गया है, तो पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा पहला यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत, नलिन विलोचन शर्मा। तो आप सभी को बता दें कि सुमित्रानंद पंत नहीं होगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि सुमित्रानंद पंत किसके लेखक है भैया, अशोक के फूल के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के किनका संपादन है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 आइए गया क्वेश्चन, आ गया नाम लेते क्वेश्चन हाजिर है भैया। देख रहे हैं कि अशोक के फूल किनकी रचना है, अशोक के फूल किनकी रचना है भैया, दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। राइट ऑप्शन आप सभी के बीच यहाँ पर है सुमित्रानंद पंत, नंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। चलिए तो आप सभी का हम बहुत ही आभार प्रकट करना चाहेंगे और आप सभी हमारे वीडियोस को अंत तक देखते हैं, इसलिए आप सभी को एक बार हम थैंक यू भी बोलना चाहेंगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम वीडियो लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और आप सभी मेरे वीडियो को देखे हैं। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।